वेलकम दोस्तों। मैं मयंक द्विवेदी आप सभी के साथ रमानी इंस्टीट्यूट में उपस्थित हूं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी के लिए एक नया उपहार देने के लिए, वो उपहार है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आखिर ये एनसीईआरटी इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है? अगर हम लोग देखें पहले खंड में, अगर हम लोग इस पे ही चर्चा कर ले कि ये एनसीईआरटी इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि एनसीईआरटी जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, राइट। उसका कारण क्यों है? क्योंकि जैसे हम देखें यूपीएससी के एग्जाम में, यूपीएससी के पेपर में 3 चरण होते हैं, राइट है ना। प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, राइट है ना। ये 3 चरण आपके होते हैं। अब इन 3 चरणों को अगर हम देखें तो सबसे बेहतर बात आपके लिए क्या हो जाती है कि जब आप इसे यहां से स्टार्ट करते हैं, एनसीईआरटी से स्टार्ट करते हैं, तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि जिस तरीके से किसी बच्चे को हम भाषा का ज्ञान कराते हैं, हम सिखाते हैं कि क, ठीक है, अ, ठीक है, या ए, ठीक है, ये हम जब उसको स्वर और व्यंजन का ज्ञान कराते हैं तो वो बच्चा धीरे धीरे उस भाषा का ज्ञान करना सीख जाता है, ठीक है, उस भाषा को अच्छी तरीके से सीख जाता है। बिना किसी बच्चे को इसका ज्ञान हुए भाषा का ज्ञान नहीं हो सकता। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर आप सभी को ध्यान रखना है, ठीक है, किसी लैंग्वेज का अगर आप सभी को नॉलेज करना है तो आपको पहले उसके जो वर्ड है उनको सीखना पड़ेगा, अच्छी तरीके से सीखना पड़ेगा। ये बात आप सहमत करते हैं कि नहीं करते हैं? ठीक है। तो आप जब ए फॉर एप्पल या क से कबूतर सीख जाते हैं तो फिर आप धीरे धीरे उनको कंबाइन करके, मिक्स करके वाक्य बनाना सीख जाते हैं, या शब्दों से क्या हो जाता है, आप वाक्य बनाना सीख जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये होती है कि आप वर्ण बनाना सीखते हैं, फिर वर्ण से क्या होता है, शब्द बनाना, और शब्दों से क्या बनाना सीखते हैं, वाक्य बनाना सीखते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो ये ध्यान रखिएगा कि बिल्कुल एनसीईआरटी यूपीएससी के फील्ड में यही काम करती है, बिल्कुल सेम इट इज यही काम करती है कि एनसीईआरटी जब आप सीख जाते हैं, है ना, एनसीईआरटी जब आप सीख जाते हैं तो एक तरीके से ये वर्ण और शब्द है, ठीक है ना, वर्ण और शब्द होते हैं किसके, यूपीएससी के लिए। इसी से रिलेटेड जो होता है यूपीएससी में, जो आपके वर्ड होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, उसके वाक्य बन के आते हैं, सेंटेंस बन के आपके आते हैं, ठीक है। और उन सेंटेंस को अच्छी तरीके से रीड करना, पढ़ना, ठीक है, आप तभी समझ पाते हैं जब आपको एनसीईआरटी का ज्ञान होता है, ठीक है। वरना आपको वो शब्द नहीं समझ में आते जो उसमें लिखे गए होते हैं, उनका मीनिंग जो है, अर्थ जो है, आपको नहीं समझ में आता। तो बहुत जरूरी है इस बात को समझना कि हम कैसे इसे अच्छी तरीके से समझें। क्लियर है ना? बहुत बहुत जरूरी है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ड एंड सेंटेंस एंड कंसोनेंट्स, ठीक है, सो दैट कि आप तभी उसकी मीनिंग को क्लियर समझ पाएंगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो दोस्तों अब हम इसको समझते हैं कि जैसे जब हम एनसीईआरटी रीड कर लेते हैं, एनसीईआरटी हम रीडिंग कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो हमें क्या बेनिफिट मिलता है एनसीईआरटी पढ़ने के बाद, है ना। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आप देखेंगे कि आप जो है वो यूपीएससी की टर्म सीख जाते हैं, अर्थात भाषा उसकी सीख जाते हैं, यूपीएससी की जो भाषा है वो सीख जाते हैं, जिसके कारण आप शुद्ध लिखना, पढ़ना और समझना सीख जाते हैं। ये बड़े इंपॉर्टेंट बात है। और उसके बाद कहा जाए, यही एनसीईआरटी आपको कम शब्दों में, ध्यान रखिएगा, कम शब्दों में बहुत ही कहा जाए सारगर्भित, एसेंशियल बातें, ठीक है ना, सारगर्भित अर्थपूर्ण वाक्य, मीनिंगफुल सेंटेंस, अर्थपूर्ण वाक्य, या कहा जाए मीनिंगफुल सेंटेंस लिखना आपको सिखा देती है। तो दोस्तों इसलिए आपको देखिए क्या हमने कहा, शुद्ध लिखना, पढ़ना, समझना
और कम शब्दों में लिखना, पढ़ना, समझना ये आपको सीख जाता है। जब आप कम शब्दों में सीख जाते हैं तो देखिए आपकी में क्या स्ट्रेंथ आपकी क्या हो जाती है, आप मेंस में बहुत शानदार राइटिंग करते हो। ओके, मेंस में बहुत शानदार राइटिंग करते हो। दूसरी बात सबसे प्लस पॉइंट क्या है, मेंस के साथ साथ आप क्या करते हो, यहाँ पे इंटरव्यू है ना, इंटरव्यू में आप जो होता है, ठीक है, ये बहुत बहुत शानदार आप लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं आप, ठीक है। प्लस आप देखें पीटी की जो टर्म होते हैं, है ना, टर्म होते हैं वो आप बहुत अच्छी तरीके से सीख जाते हो। यहाँ गलतियां आपसे नहीं होती, आपके एग्जाम में गलतियां नहीं होती हैं, बहुत अच्छा यहाँ पे कर लेते हो। तो ये बहुत जरूरी है इस बात को समझना कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी जो लड़का नहीं पढ़ा होता है उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, क्योंकि वो यूपीएससी के टर्म को समझ नहीं पाता, यूपीएससी को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, यहाँ उसके लिए एक बड़ी समस्या बनी रहती है। इसलिए बहुत जरूरी है आपको एनसीईआरटी रीड करना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस पूरे दौर को, और यहाँ आप सभी के साथ दिखाते हैं कि एनसीईआरटी में इतिहास का क्या इंपॉर्टेंट रोल है। तो दोस्तों देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आप जब एनसीईआरटी पढ़ते हैं हिस्ट्री की, तो वहाँ हम पहला शुरुआत करते हैं। जैसे हिस्ट्री अगर हम लोग कहें कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ हिस्ट्री, ठीक है, तो हिस्ट्री क्या है, आवर पास्ट, ठीक है ना, आवर पास्ट, ठीक है ना। इसको एक वर्ड में अगर हम लोग कहें तो इतिहास क्या है, हमारा अतीत है। और हमारे अतीत में अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो हमारा अतीत है वही क्लास 6 की एनसीईआरटी का नाम है, ठीक है ना। क्या है, हमारा अतीत, अतीत। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि इतिहास का मतलब क्या होता है, मीनिंग ऑफ हिस्ट्री क्या होता है, हमारा अतीत होता है। और हमारे अतीत का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल यह है कि क्लास 6 की एनसीईआरटी का नाम ही है हमारा अतीत। ओके, आवर पास्ट, क्लियर है। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि हमारे अतीत को कैसे हम समझते हैं। देखिए पहला जो चैप्टर है वो है क्या, कब, कहाँ और कैसे। अर्थात सबसे बड़ी बात यह होती है कि इतिहास जानने के लिए आपको जानना ये जरूरी है कि कैसे कौन सी चीज शुरू होती है, प्रारंभ होती है, और कैसे उसका डेवलपमेंट होता है, ठीक है। देखिए इतिहास एक घटनाएं हैं, इतिहास हमारे जीवन से पूर्व की घटनाएं हैं, और उन घटनाओं में सबसे बड़ी बातें होती है, 4 बातें आपको आती हैं। जब भी आप पढ़ाई करना शुरू करेंगे तो 4 क्वेश्चन आपके दिमाग में होना चाहिए। जब अगर 4 क्वेश्चन आपके दिमाग में होता है तो फिर आप इस बात के लिए कंफर्म रहिए कि आप उस पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से एनालिसिस कर रहे हैं, राइट है ना। सबसे पहली बात क्या होनी चाहिए, क्या, ठीक है, दूसरा है कब, और तीसरा है कहाँ, और चौथा है कैसे। अगर ये 4 प्रश्न का उत्तर आप दे पाते हैं, ठीक है, अगर इन चारों प्रश्नों का उत्तर आपको मिल पाएगा तो आप उस पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। और इसीलिए आपको ये प्रश्न दिमाग में रखते हुए अपने टॉपिक को पढ़ना चाहिए। जो एनसीईआरटी है उसकी और विशेषता क्या है, एनसीईआरटी की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वो बहुत ही ऑर्गेनाइज वे में लिखी गई है, बहुत ही संतुलित लिखा गया है, ठीक है, और स्टोरी फॉर्म में लिखा गया है, कहानियों के फॉर्म में लिखा गया है, जहां 2 बच्चे आपस में डिस्कशन करते हुए आपको दिखेंगे, ठीक है, कि इसका मतलब हमें समझाइए। ये घटना तो हम सुन पा रहे हैं लेकिन इसमें हम क्या इंपॉर्टेंस है इसको समझ नहीं पा रहे हैं। ऐसे ही शुरुआत करते हैं हम आपके साथ आज एनसीईआरटी को। मोस्ट वेलकम आप सभी का एनसीईआरटी 6वीं में, जहां पहला सवाल यही है, रसीद का एक सवाल है। रसीद एक कैरेक्टर है, ठीक है, रसीद एक कैरेक्टर है, जहां एक सवाल पूछ रहा है कि राशिदा बैठी अखबार पढ़ रही थी, अचानक उसका निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले यह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ। देखिए जैसे आप 100 साल पहले कर 100 ईयर्स ईगो, ठीक है, 100 ईयर्स ईगो अगर कोई बात अगर कोई हुई है तो आप कैसे जस्टिफाई कर पाएंगे कि ये चीजें हम जानते हैं। देखिए इतिहास के पहले चरण की कहानी आपको ये बताती है कि इतिहास जाना कैसे जाता है ना, व्हाट इज द सोर्स ऑफ हिस्ट्री। तो सबसे पहली बात यहाँ देखिए लिखा गया है कि कैसे पता लगाएं कि हमारा पुराना इतिहास क्या था। चलिए देखते हैं। देखिए यह जानने के लिए कल क्या हुआ, यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ, ठीक है, व्हाट इज योर यस्टरडे, हम कहें कि अगर व्हाट इज योर पास्ट, सबसे बड़ी बात है यस्टरडे हम नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे व्हाट इज योर पास्ट, राइट है ना, पास्ट। तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविजन देख सकते हो और फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ
तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसने उस समय की स्मृति को दिमाग में रखा हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जाना जाएगा? ठीक है, बहुत पहले क्या हुआ था, चलिए हमने माना कि 10, 20, 25, 50 साल पुरानी कहानी को तो कोई ना कोई हमें बता देता है, क्योंकि उसी दौर में हमारे साथ में बहुत सारे लोग रहते हैं, जैसे हमारे दादाजी, हमारे नाना जी, हमारे चाचा जी, या हमारी माँ, हमारी दादी, हमारी नानी, वो लोग बता देते हैं, ठीक है, कि उस समय क्या था, क्योंकि हम उस समय थे। जैसे आज़ादी जब आपको मिली, ठीक है, 1947 में, ठीक है, तो 1947 में आज़ादी के समय का दिन कैसा रहा होगा, अगर आपने घर में अपने दादा से, अगर आपके दादा हैं, अगर उनसे पूछना चाहेंगे तो वो बता देंगे कि आज़ादी के उस समय का दौर क्या था, क्योंकि शायद वो इस दौर में उनका जन्म हुआ था। ठीक है ना, ये चीज़ें संभव है, ऐसा नहीं है कि अभी भी 80 साल 90 साल या के आसपास के लोग जीवित नहीं। जैसे मेरे दादा हैं, वो 90 साल के पार हैं, तो मैं उनसे उस दौर, उस पिछले दौर की कहानियां पूछ सकता हूं कि दादाजी ये बताइए कि 40 साल पहले, आज के समय में 40 साल पहले कैसा दौर था, ठीक है, या आज के 50-60 साल पहले हम प्रकृति में क्या क्या चीजें देखते थे, क्या इतनी कम वन उस समय भी थे, क्या पर्यावरण का शोषण ऐसे ही होता था, क्या नदियां इस तरीके से सूख गई थी उस समय भी, ठीक है, या अभी, तो वो अपने एक्सपीरियंस से ये कहानी बता देंगे, अर्थात अपनी मेमोरीज के माध्यम से ये कहानी बता देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, अगर हम पूछें कि 500 साल पहले कोई घटना जो घटी हुई थी, वो उसके बारे में अगर आप जानकारी आपको लेना है, तो कैसे जानकारी मिलेगी आपको? अब तो दादाजी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि दादाजी के भी दादाजी, दादाजी के भी दादाजी, अगर देखा जाए तो ऐसी स्थिति में कोई कनेक्टिविटी उनसे नहीं होगी। तब इम्पॉर्टेंट होता है कुछ इम्पॉर्टेंट स्रोत जो होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि अतीत को हम लोग कैसे देखेंगे। ठीक है, अतीत को हम लोग कैसे देखेंगे, तो यहाँ इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि देखिए अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। सबसे पहली बात अगर देखें हम लोग, तो अतीत के बारे में हम लोग क्या जान सकते हैं। देखिए दोस्तों, अतीत के बारे में जब हमें जानना होगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखेंगे कि कुछ जैसे जैसे लोग खाते हैं, पीते हैं, जीते हैं, ठीक है, जैसे जैसे लोग यहाँ पे खाना खाते हैं, पीते हैं, जीते हैं, उसके माध्यम से अगर हम लोग देखें तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। जैसे देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि, बस एक मिनट, चलिए, हाँ देखिए, अब आपको स्क्रीन पे देखिए, आप अपने साथ जब भी हम पढ़ा रहे होंगे या जो भी एनसीईआरटी की क्लास चल रही होगी, जो सब्जेक्ट एनसीईआरटी के पढ़ा रहे हैं वो हमारी वीडियो से ही नहीं, बल्कि आप अपने सामने बुक्स जरूर रखिएगा। आपके सामने बुक जरूर होनी चाहिए क्लास 6 की एनसीईआरटी की। आप मैच करते रहिएगा सेंटेंस को, कि स्क्रीन पे जो चीज़ें आप देख रहे हैं उसको यहाँ से पढ़ने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी, इसलिए स्क्रीन से नहीं बल्कि बुक्स आपके पास हार्ड कॉपी जरूर होनी चाहिए, यहाँ से आपको काफ़ी मदद मिलेगी। देखिए अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते हैं, कैसे पहनते थे, है ना, किस तरीके के घरों में रहते थे। हम शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों और वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियां हासिल कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यही नहीं, हम यह भी पता लगा सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन कौन से खेल खेलते थे, कौन कौन सी कहानियां सुनते थे, कैसे नाटक देखते थे या फिर कौन से गीत गाते थे। देखिए इसका जो बेसिक एसेंस है, छोटे बच्चे को टारगेट करके समझाने की बात की गई है, इसीलिए ये इस पैराग्राफ में ये बताया जा रहा है कि अगर पुराने दौर की बातें हमें जानकारी करना है तो उस समय की हमें जो कंटेंट है, जो ग्रंथ हैं, जो कहानियां हैं, जो पुस्तकें हैं, अगर हम उनका अध्ययन करते हैं तो हमें उसके बारे में जानकारी मिलती है। लेकिन अगर हम लोग दूसरा चल के देखें तो यहाँ पे है कि लोग कहाँ रहते थे। ठीक है, प्राचीन काल का जो प्रारंभिक दौर था, जैसे आज हम बड़े बड़े घरों में रहते हैं, अपने अपने घरों में रहते हैं, ठीक है, या घरों का हमारा नक्शा है, एक सिस्टम है, एक पूरा स्ट्रक्चर है, तो वहाँ हम लोग बैठ के काम करते हैं। लेकिन अगर हम लोग यहाँ चल के प्राचीन काल में देखें तो घरों में लोग कैसे रहते थे। देखिए मानचित्र में नर्मदा नदी का पता लगाया गया है। नर्मदा नदी, देखिए यहाँ पे पहली बार, ठीक है ना, मानव जीवाश्म के, पहली बार मानव जीवाश्म के साक्ष्य मिले हैं, है ना, जीवाश्म के, फोसिल्स इसको बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, फोसिल्स, ठीक है, फोसिल्स, मानव जीवाश्म के साक्ष्य मिले हैं। जीवाश्म का मतलब होता है जीव का अंश, ठीक है, अर्थात पहली बार मानव के जीवन के बारे में हमें कहां से जानकारी मिली है, नर्मदा घाटी से ही मिली है। ध्यान रखिएगा, कई वर्ष पहले लोग इस नदी के तट पर रहते थे,
यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे, बहुत मतलब अच्छा कलेक्शन कर लेते थे, जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों और जंगल के अन्य उत्पादों का यहाँ संग्रह करते हैं। देखिए, जड़ों, फलों और जंगल के अन्य उत्पादों का मतलब आज भी हम देखिए जो भी सब्जी हो, है ना, या फ्रूट्स हो, वो हम जो इस्तेमाल करते हैं वो कहीं न कहीं जंगलों से ही तो प्राप्त किया जाता है। ठीक है, यहाँ आप उत्पाद करते हैं, यहीं से संग्रह किया जाता था। वे जानवर का शिकार भी करते थे। अर्थात इंपॉर्टेंट क्या हो गया, जैसे हमने कहा कि जड़, ठीक है, जड़। तो आज भी हम लोग जैसे मूली हो गया, ठीक है ना, गाजर हो गया, आलू हो गया, जो भी चीजें हैं, ठीक है, और फल, ठीक है, फलों में आप देखिए सब कुछ, है ना, चाहे आम, अमरूद, जो भी आप फल इस्तेमाल करते हैं वो हो गया। जंगल से लकड़ियां हो गई, अन्य जो रूट्स और अन्य जो आवश्यकता की चीजें हो गई, वो सारी चीजें हमें कहीं ना कहीं पेड़ों से तो मिलती हैं। ठीक है, और फिर हम देखें दूसरा क्या हो जाता है, हंटिंग। ठीक है ना, हंटिंग, अगर हम लोग बात करें, हंटिंग का मतलब शिकार करना, शिकार पे ही इनका जीवन रहता था। तो लोग जहाँ रहते थे उसके लिए मैंने आपको बता दिया कि नर्मदा घाटी पे यहाँ पे एग्जाम्पल्स मिले हैं। ठीक है, खुदाइयों के बाद जो है यहाँ पे बहुत सारे प्रमाण मिले हैं। साथ ही साथ अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो हंटिंग्स मतलब शिकार का भी यहाँ पे प्रमाण मिलता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती हैं आपको समझने के लिए। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे, तो सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि चलिए देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं कि देखिए, अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। देखिए, उत्तर पश्चिम में जो सुलेमान की पहाड़ियां हैं और किरथर की पहाड़ियां हैं, आप देखिए इसको, देखिए ये वाला एरिया, ये वाला सुलेमान की पहाड़ियां यहाँ पे हैं और किरथर की पहाड़ियां यहाँ पे हैं, राइट है ना। ये है, इधर देखेंगे तो सुलेमान है, ये जहां मैंने आपको टिक लगाया, और ये है किरथर की पहाड़ियां। ठीक है ना, यहाँ पे ये देखिए, इस क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान है जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष ने सबसे पहले गेहूं उगाया था। सबसे पहले यहाँ पे गेहूं उगाया, यहाँ देखा जाए पहली फसल, है ना, पहली फसल के रूप में देखा जाए तो गेहूं का उत्पादन हुआ। अब आप देखिए यहाँ पे, लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं, सबसे पहला जो फसल उगाया गया पहली बार मानव ने, ठीक है, एग्रीकल्चर के बारे में नोन कब हुए, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कृषि, है ना, कृषि के मामले में देखिए, कृषि जो है वो पाषाण काल के अंतर्गत एक काल है। देखिए, पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, है ना, और नवपाषाण काल। ठीक है, इसे पैलोलिथिक एज बोला जाता है। इसे पैलोलिथिक एज हो गया, मेसोलिथिक हो गया और नियोलिथिक हो गया। तो नियोलिथिक एज में एग्रीकल्चर की खोज हुई। ठीक है, कहाँ किसकी खोज हुई, एग्रीकल्चर की खोज हुई। और ये बेसिक एग्रीकल्चर कहाँ प्राप्त हुआ, मेहरगढ़, है ना, मेहरगढ़, ये जो है अभी पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है ना, बलूचिस्तान में है। और नए शोधों के आधार पर देखा जाए, लहुरा देव है जो आपका संत कबीर नगर है। ठीक है, ये आपका यूपी में पड़ता है। ठीक है, तो यहां से 2 जगह ऐसे हैं जहां से प्राचीनतम एग्रीकल्चर के सोर्स हमें प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो ये आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें फैक्ट के रूप में मैंने आपको दिया है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग देखें तो सबसे पहली बात यहाँ पे क्या होता है कि किरथर और सुलेमान की पहाड़ियों के बीच में गेहूं का प्रोडक्शन हुआ। ठीक है, लेकिन अगर पहली फसल देखा जाए, पहली फसल किसकी थी, ठीक है, पहली फसल अगर हम लोग देखें तो वो है जौ की, किसकी, जौ, है ना, इसको बार्ली बोलते हैं ना, बार्ली। ठीक है, ओके, इसको वीट बोलते हैं, वीट गेहूं, और इसको बोलते हैं बार्ली, जौ इज अ फर्स्ट क्रॉप इन इंडिया। ठीक है, भारत का पहला क्रॉप जो था वो आपका जो है बार्ली है, एंड सेकेंड क्रॉप इज वीट, गेहूं, आपको यहां माना जाता है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल और पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांव में रहते थे। उत्तर पश्चिम में गारो और मध्य भारत में विंध्य की पहाड़ियों पर इनका पता चला। देखिए, उत्तर पश्चिम में कहा जाता है, उत्तर पूर्व में देखिए गारो की पहाड़ियां हैं, ये हैं गारो की पहाड़ियां। ठीक है, गारो की पहाड़ियों पे इनको यहाँ पे मिला, और प्लस कह रहा है विंध्य की पर्वत श्रृंखला। देखिए, ये है विंध्य पर्वत। ठीक है, विंध्य पर्वत। ठीक है, विंध्य पर्वत में ध्यान रखिएगा, नॉर्थ से लेकर के
हम यहाँ विंध्य पर्वत तक के हैं, इसे उत्तर भारत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्तर भारत कहा जाता है। विंध्य से लेकर के कृष्णा नदी तक इसे मध्य भारत कहा जाता है। ठीक है, मध्य भारत कहा जाता है। और कृष्णा नदी से लेकर के कन्याकुमारी तक इसे दक्षिण भारत कहा जाता है। भारत को 3 भागों में बांट करके हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे कि हिमालय से लेकर के ठीक है कहां तक? विंध्य पर्वत तक, यह उत्तर भारत का है। और विंध्य पर्वत से लेकर के कृष्णा नदी तक अगर हम लोग देखें, यहां तक कृष्णा नदी तक देखें तो ये है मध्य भारत। ठीक है, और कृष्णा नदी से लेकर के हम लोग कन्याकुमारी तक देखें तो ये है आपका दक्षिण भारत। दक्षिण भारत, तो ये 3 तरीके से आप देखें, इसका डिवीजन आप यहाँ पे ले सकते हैं। इट्स ओके। देन अगर हम लोग देखें, अब अगले पेज में हम लोग चलते हैं, देखते हैं। देखिए, और हम कहेंगे कि ये कुछ अन्य क्षेत्र थे जहां पर कृषि का विकास हुआ, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर हुआ। यहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। ठीक है, चावल उपजाया गया। देखिए यहाँ पे लिखा है सबसे पहले चावल उपजाया गया। अब आपसे कहा जाएगा, अगर एक प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में सबसे पहली बार चावल कहाँ उगाया गया, है ना, तो आपका उत्तर हो जाएगा, देखिए ये है कोलडिहवा, है ना, कोलडिहवा इज अ प्लेस है। ठीक है, ये कहाँ है? ये है आपका प्रयागराज, प्रयागराज में है। ठीक है, ये कहाँ पे है? आपका यूपी में। तो यूपी के प्रयागराज की कोलडिहवा में सबसे पहली बार क्या उगाया गया? चावल की खेती की गई। चावल की खेती यहाँ पे की गई। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। देखिए, हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम चीजों को सीख रहे हैं या बता रहे हैं, जो चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। इनका सीक्वेंस अगर आपको पता होगा तो आप इसे बेहतर तरीके से कर लेंगे, अच्छी तरीके से समझ लेंगे। इट्स ओके। चलिए अब फिर हम आगे बढ़ते हैं आप लोगों के साथ में। ठीक, अगला हमारा है, देखिए देखिए यहाँ पे मानचित्र पर सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करें। देखिए, सिंधु तथा उसकी सहायक नदियां जो हैं, अगर हम लोग बात करते हैं इसके बारे में भी, अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो सिंधु की सहायक नदियां, ठीक है, सिंधु की सहायक नदियां, ठीक है, ट्रिब्यूटरीज जिसको बोला जाता है, सहायक नदियों को क्या बोलता है? ट्रिब्यूटरीज। ठीक है ना। देखिए, सिंधु की जो सहायक नदियां हैं वो है, पहला तो आपकी सिंधु नदी हो जाएगी, इन्हें सप्त सिंधु के रूप में जाना जाता है। फिर उसके बाद हो जाएगी चेनाब, फिर हो जाएगी आपकी झेलम, फिर आपकी हो जाएगी व्यास, फिर आपकी हो जाएगी सतलज, फिर आपकी हो जाएगी श्योक, रावी। ओके, रावी। ये 7 नदियां हैं, 7 नदियां हैं जिन्हें मिलाकर के सप्त सिंधु प्रदेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सप्त सिंधु प्रदेश कहा जाता है। देखिए, सप्त सिंधु, इसी को अगर हम लोग कहें तो सिंधु घाटी कहा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है, अर्थात इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। तो इसी नदी के किनारे पहली बार नगरीय सभ्यता का साक्ष्य मिलता है। फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन टू नो अबाउट विद द बैंक ऑफ इंडस। ओके, पहली नगरीय सभ्यता, पहली नगरीय सभ्यता, फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन। ओके, फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन विद बैंक ऑफ इंडस। ओके, देखते हैं। देखिए, सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। ठीक है, अर्थात हम लोग कहेंगे सिंधु एक बड़ी नदी है, ठीक है, और इसमें ये सारी नदियां जाकर के मिल जाती हैं। ओके, ये सारी नदियां जाके उसमें मिल जाती हैं। देखा जाए, गंगा व उसकी सहायक नदियों के किनारे समुद्र तटीय इलाकों पर नगरों का विकास हुआ है। भारत में कुल मिला के 88 नगर हैं। कितने बेटा? 88 नगर हैं, 88, है ना। टोटल देखा जाए तो भारत में 88 नगर हैं जो गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। कहाँ बसे हुए हैं? गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। ये बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। गंगा तथा इसकी सहायक नदियां सोन का पता लगाई। अब देखिए, गंगा की अब आपको जैसे हमने ये चीज बताया, अब आपको होमवर्क में आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, होमवर्क में नोट कर लीजिएगा कि जैसे हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन की नदियों के बारे में बताया, वैसे आपको गंगा नदियों की सहायक नदियां ढूंढनी। और आप इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, एनसीईआरटी के आगे वाले चैप्टर में इस्तेमाल कर सकते हैं, या ज्योग्राफी के एनसीईआरटी में इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जस्टिफाई किया गया होगा। ठीक है, चलिए, गंगा के दक्षिण में
इन नदियों के आसपास क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। देखिए मगध, मगध राज्य के बारे में जाना जाता था। अब सबसे बड़ी बात आपको ये समझना है कि मगध जो है वो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ एक राज्य है, ठीक है ना। मगध जो है, अब देखिए यहाँ पे हमारे ले आया ना मगध, ठीक है। धीरे धीरे आपको एनसीईआरटी ये बता रही है कि हम आपको ले कहाँ जाना चाहते हैं, ठीक है ना। ये आपको आगे बढ़ा रही है। देखिए गंगा और सोन नदी के तट पर, ठीक है ना, सोन नदी के किनारे या सोन नदी संगम पर कौन सा निवास करता है? मगध। मगध निवास करता है, ठीक है, मगध। और मगध जो है एक समय क्या बना? राज्य बना। मगध पहला, मगध क्या था? एक सबसे स्टार्टिंग में एक महाजनपद था, एक जनपद बना, ठीक है, जनपद बना, फिर जनपद से महाजनपद बना, और महाजनपद से यह राज्य बना, और राज्य से क्या बन जाता है? साम्राज्य बन जाता है, ठीक है ना, साम्राज्य बन जाता है। ये सारे वर्ड्स अलग अलग हैं। जनपद का मतलब ये होता है कि एक बड़ा एरिया, ठीक है। फिर महाजनपद का मतलब होता है एक उससे भी बड़ा एरिया, जिसे हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट और कमिश्नरी सिस्टम। देन आफ्टर हम लोग बोलते हैं स्टेट, और फिर हम बोलते हैं नेशंस। अगर हम कहें तो एक तरीके से ग्रुप ऑफ स्टेट, जिसे हम लोग साम्राज्य के रूप में देखते हैं, ठीक है। देखिए तो इसी जो मगध है, मगध ही पहला राज्य था, ठीक है ना, भारतीय इतिहास का पहला राज्य, इंडियन हिस्ट्री का फर्स्ट स्टेट, भारतीय इतिहास का पहला राज्य, फर्स्ट स्टेट, है ना, वो क्या है? मगध बनता है आपका, ठीक है। अब मगध से पहला स्टेट बना, तो मगध में हम देखेंगे बहुत सारे वंश स्टार्ट हुए, ठीक है। जैसे अगर हम लोग कहें पहला वंश, अगर हम लोग बात करते हैं तो पहला वंश जो था वो बना हर्यक वंश, है ना, हर्यक वंश, जिसकी स्थापना बिंबिसार ने की, ओके, बिंबिसार ने इसको स्थापित किया। देन सेकंड हम लोग बात करेंगे, इस वंश के अंतिम शासक की हत्या की पुष्यमित्र आपका शिशुनाग ने। तो अगला वंश हो जाता है नाग वंश, है ना, नाग वंश, ठीक है। और नाग वंश का संस्थापक हो गया शिशुनाग, और शिशुनाग के अंतिम वंश की हत्या की नंद वंश के महापद्म नंद ने। तो अगला वंश हो जाता है नंद वंश, ठीक है, नंद वंश, और इसके संस्थापक थे महापद्म नंद, ठीक है। आप देख रहे हैं कि जो मगध, मैंने आपको वहां एक बॉक्स में दिखाया था कि मगध एक शब्द की उत्पत्ति होती है। आपको बताया जा रहा है कि किस तरीके से नदियों के किनारे एक सभ्यता का विकास हो रहा है। नदियां नहीं होती तो सभ्यता का इतनी तेजी से विकास नहीं होता, क्योंकि जल ही जीवन है और जल ही पे डिपेंड हमारी संपूर्ण व्यवस्था है। चाहे हम पीने के लिए पानी इस्तेमाल करते हो, चाहे नहाने के लिए पानी इस्तेमाल करते हो, या कृषि के लिए पानी इस्तेमाल करते हो, या हम कहीं पर्यटन के लिए आने जाने के लिए पानी का इस्तेमाल करते हो, तो नदी जो है वो किसी व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा रोल अदा करती है। तो जल ही जीवन है, अर्थात ये जो नदियां हैं, ठीक है ना, नदियां जीवन का स्रोत है, ठीक है। क्या है ये? सोर्स ऑफ लाइफ है, जीवन का स्रोत है, ओके, जीवन का स्रोत है। तो आपको ये इंपॉर्टेंस यहाँ पे बताया जा रहा है कि आखिर क्यों जो है वो नदियों के किनारे ही एक सभ्यता का विकास होता है। तो आपको जब वहां पे आप पढ़ोगे तब जाकर के आप एक आइडिया आपको लगेगा। जैसे मैंने बताया कि 3 प्रारंभिक वंश जो हो गए, ठीक है, ये 3 प्रारंभिक वंश जो हो गए, ये आपके कहाँ इनका बसाव होता है? ये सबसे ज्यादा जो इनका बसाव होता है, डेंसिटी इनकी जो ग्रोथ करती है वो यहाँ पे हो जाती है। कहाँ पे? ये इन नदियों के किनारे हो जाती है। क्लियर है आप सभी को? चलिए ठीक है, हम अभी आप सभी को स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे हम आपको धीरे धीरे बताना यहाँ पे शुरू करेंगे। तो हमने आपसे बताया कि मगध जो है, मगध से ही यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे मगध से आपको विस्तार मिलता है राज्य का, जिसके शासक बहुत ही शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य की स्थापना की। और राज्य अब देखेंगे उसके देश के कई हिस्सों में राज्यों की स्थापना हुई, जैसा कि मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, ठीक है। देखिए, लोगों ने सदैव उपमहाद्वीपों के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों, समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी रही, फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे स्थान पर विजय प्राप्त करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज में
अपने साथ मूल्यवान वस्तुओं को लेकर के जाया करते थे। आप इसको रीड करिएगा क्योंकि ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाई गई एक पैराग्राफ है। देखिए, जब भी हम कभी यात्राओं पे जाते थे, या हमने आपको कैसे पता चलेगा कि हम कहाँ पे विजय करने के लिए गए, क्या जीतने के लिए गए, तो सारी बातें यहाँ पे इस तरीके से क्रोनोलॉजी में आपको लिखी गई। लेकिन हम आपको ये बताते रहेंगे कि आखिर कैसे आप किन किन चीजों को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे बड़ी बात अगला क्या आ जाता है, ये है अगला आपके लिए कि आप कैसे चीजों को जस्टिफाई करेंगे। ठीक है, आप लोग यात्रा क्यों करते हैं? सबसे बड़ी बात, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि वाई यू आर ट्रैवलिंग। ठीक है, आप यात्रा क्यों करते हैं? ठीक है, आप ट्रैवल क्यों करते हो? ट्रैवल वाई। ठीक है, देखो आप सबसे बड़ी बात ये होती है कि यात्रा क्यों करते हैं, इसका मकसद आपका 2-3 चीजें होती है। जैसे एक नए स्थान पे जाना, एक नई संस्कृति को पहचानना। ठीक है, एक नए स्थान पे जाना, एक नई संस्कृति को पहचानना। दूसरा सबसे बड़ी बात ये होती है कि उसके साथ साथ आप अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए भी कार्य करते हो। अपने आप को, आपको क्या चाहिए, उन चीजों को भी प्राप्त करते हैं। पर्यटन का करते हो, आप भ्रमण करते हो, एक स्थान से दूसरे स्थान को आप सीखते हो, जानते हो। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे जस्टिफाई की जाती हैं, तो इसलिए हम आप सभी यात्रा करते हैं। ठीक है, यात्रा करते हैं। अगला देखें हम लोग। अब देखिए अगला जो पॉइंट कह रहा है देश का नाम। ठीक है, देश का नाम, भारत देश का नाम कैसे पड़ा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि भारत देश का नाम कैसे पड़ा है। ठीक है, देखिए स्क्रीन पे मैं आप सभी को जूम तो कर दे रहा हूं, लेकिन आपसे मैं हमेशा कहूंगा कि किताबों का जो पेज है ना, आप अपने पास में पहले से ओपन करके रखिए। हमारे साथ ये एनसीईआरटी आप अपने पे ओपन करते रहिए, जिसकी वजह से हम आपको सीधे सीधे वहां पे आपकी लाइनें पढ़ा सकें। देखिए अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया और भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से लिया गया है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। क्लियर है? अब आपको दिमाग में बैठा के चलना है कि जो बातें हम बोल रहे हैं उन सारी चीजों को, टर्मिनोलॉजी को आपको लिखते जाना है। जैसे हमने आपसे कहा कि इंडस जो वर्ड है, इंडस वर्ड है, या कहा जाए है ना इंडिया वर्ड, इंडिया शब्द जो है वो किससे बना हुआ है? इंडस से बना हुआ है। और ये इंडस शब्द किससे बना हुआ है? सिंडस से बना हुआ है, सिंडस से, है ना, सिंडस से बना। और सिंडस शब्द किससे बना हुआ है? सिंधु से बना हुआ, सिंधु से बना हुआ। ठीक है, इसी सिंधु से जब अरबी भारत में आए, अरबी आए, तो अरबी जो होते हैं वो स को ह पढ़ते हैं, स इज इक्वल टू ह पढ़ते हैं। इन्होंने सिंधु को क्या पढ़ा? हिंदू पढ़ा। ठीक है, हिंदू। तो हिंदू वर्ड इज एग्जैक्टली अरबी वर्ड है, अरबी शब्द है। ध्यान रखिएगा, अरबी शब्द है। ये चीज आपको पकड़ के चलना है। तो छोटी छोटी बातें आपको सीखनी है, और यही तो है। आप, मैंने कहा ना कि ए फॉर एप्पल सीख रहे हैं आप, लेकिन धीरे धीरे आपको APPLE हो जाएगा, और जहां जहां आप ए देखेंगे आपको पढ़ने में समस्या नहीं आएगी। तो ये धीरे धीरे शुरुआत करना है, बहुत जल्दीबाजी आपको नहीं करना है यहाँ पे। क्लियर है आपको? चलिए अब हम देखेंगे आप सभी के साथ में अगला टॉपिक। हाँ, देखिए लगभग 250 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानी और यूनानियों ने सिंधु को क्या पढ़ा? है ना, हिंदूस पढ़ा या इंडस पढ़ा, राइट है ना। और इन्हें भूमि प्रदेश में इंडिया के नाम से जाना गया। ये ध्यान रखिएगा आपसे, यूनानी और अरबियों ने क्या पढ़ा? इनको हिंदू, मैंने आपको बताया ना कि स को क्या पढ़ते हैं? ह पढ़ते हैं। ठीक है, इसलिए इनको हिंदू पढ़ा गया। ठीक है, भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के द्वारा किया जाता था। देखिए अब हम अपने भारतीय संस्कृति के आधार पर अगर देखें तो हमारे यहाँ एक भरत नाम के राजा थे। ठीक है, भरत नाम के राजा थे, या कहा जाए एक समुदाय था, कम्युनिटी थी, है ना, समुदाय था। ठीक है, अब समुदाय, अब ऐसी स्थिति में वेदों में इसके बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, वेदों में इसकी जानकारी मिलती है कि इन्हीं के नाम पे, भरत नाम राजा के नाम पे हमारे देश का नाम पड़ा भारत। ठीक है, भारत पड़ा। ठीक है, कहा जाता है कि वेदों में 10 राग युद्ध हुआ था, 10 राजाओं का एक युद्ध हुआ था, जिस युद्ध में एक समुदाय जो है वो भारत, एक समुदाय जो था वो आर्यों को सपोर्ट कर रहा था, और दूसरा समुदाय जो था वो अनार्य को सपोर्ट कर रहा था। अब आपके लिए देखिए मैं कुछ भी अलग बोलूंगा तो आपको थोड़ी सी समस्या होगी,
कि आर्य क्या है, अनार्य क्या है, तो हम धीरे धीरे इसका डेवलपमेंट करेंगे और जब हम लोग अगले चैप्टर्स में आते जाएंगे तो आपके साथ उन चीज़ों को हम डिस्कस करते चले जाएंगे। बहुत नॉर्मली आप सीख जाएंगे, कहीं कोई समस्या आपको नहीं आने वाली। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक कृति ऋग्वेद में मिलता है। देखिए हमने आपसे बताया था ना कि आपके ऋग्वेद में, ये जो वेद है आपका, उसमें ऋग्वेद में एक युद्ध है दशराग्य युद्ध, है ना, दशराग्य युद्ध अर्थात 10 राजाओं का युद्ध है, ठीक है। इसी युद्ध में इसकी उत्पत्ति का की जानकारी हमें मिलती है। तो ये मैंने आपको बता दिया, ये है वेद आपका, और यहाँ पे मिलता है 10 राज्य युद्ध की जानकारी हमें प्राप्त होती है। क्लियर है? देखिए अतीत के बारे में कैसे जाने, अब आ गया यहाँ से, चलो कहानी बन गई, भूमिकाएं बन गई, और हम इतना सीख लिए कि आखिर कैसे चीजों को देखना है, जज करना है। तो अब हम जाने कि हम अपने पास्ट के बारे में कैसे जानते हैं, टू नो अबाउट योर पास्ट, ठीक है। देखिए अतीत की जानकारी हम कई तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। इसका सबसे अच्छा तरीका है लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बातें हो गई जिससे हम पढ़ सकते हैं, इसको ढूंढें। लेकिन अतीत को जानने के लिए अगर हम लोग बेसिकली देखें तो 3 सोर्सेज हैं। देखिए 3 सोर्सेज हैं अतीत जानने के स्रोत, ठीक है। टू सोर्स अबाउट पास्ट, है ना, आपके अतीत को जानने के तरीके क्या है यहाँ पे आपको जानना है, ठीक है। अतीत का मतलब होता है पास्ट, ठीक है, और यहाँ टू नो हो गया, टू नो विद सोर्स, ठीक है, आपका सोर्स हो गया। ओके, देखिए यहाँ सबसे पहली बात आपकी हो जाती है, क्या है पहला जो पॉइंट है आपका, वो है आपका पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत, ओके, इसे बोला जाता है आर्कियोलॉजिकल सोर्स। इसमें क्या क्या आता है, जैसे अगर हम लोग कहें अर्थात जमीन के अंदर या जमीन के ऊपर, ठीक है, जमीन के ऊपर और अंदर से प्राप्त वस्तु, जो भी हमें वस्तु मिलती है, मटेरियल्स मिलते हैं, उसके बेस पे हम कार्बन डेटिंग करते हैं, राइट है ना। हम क्या करते हैं, कार्बन डेटिंग करते हैं, कार्बन डेटिंग। अब कार्बन डेटिंग क्या है, हम कहे जाते हैं बहुत ही प्राचीन वस्तुओं के बारे में जानकारी, उनके समय के बारे में जानकारी करना, ठीक है ना, कि किस समय के थे, ठीक है। कार्बन डेटिंग एक पद्धति है जिस माध्यम से हम अपने पुराने समय 1000 साल पहले, अगर 10,000 साल पहले, ठीक है, या 100 साल, 1 लाख वर्ष पूर्व के बारे में हम जानते हैं कि ये किस टाइम पीरियड का था। एक वैज्ञानिक पद्धति है जिसके माध्यम से उस समय को पता लगाया जाता है कि वस्तु कितनी पुरानी होगी। तो चाहे वो अंदर मिली हो या बाहर मिली हो, बाहर का मतलब होता है जैसे अगर हम कहें, जैसे अभिलेख हो गए, इंस्क्रिप्शंस हो गए, इनके बारे में हम देखेंगे। फिर हम कहेंगे कि स्मारक हो गए, स्मारक का मतलब होता है जो भी बिल्डिंग्स वगैरह मिलती है, ये हो गए। फिर अगला जब हम कहेंगे तो इसमें बहुत सारे सिक्के हो गए, है ना, या वस्तुएं हो गई, या अनदर जो मटेरियल्स हो गए, ये सब हमें जमीन के अंदर या बाहर मिलते हैं, जिसकी वजह से, है ना, हम जानकारी कर लेते हैं। वस्तु में जैसे बर्तन वगैरह हो गए ना, हम बर्तन देखते हैं, मृदभांड देखते हैं, ठीक है। आप सुनते होंगे मृदभांड, पढ़ते होंगे। मृदभांड का मतलब होता है मिट्टी से बने वस्तुएं जो हो गई, वो प्राचीन काल में कितनी पुरानी थी, इसकी जानकारी हमें प्राप्त यहाँ पे होती है, राइट है ना। देन सेकेंड अगर हम लोग बात करते हैं, वो है साहित्यिक स्रोत। वो क्या है, साहित्यिक स्रोत आपका हो जाता है, साहित्यिक स्रोत, ठीक है। सोर्स ऑफ लिटरेचर्स, ये क्या होता है, जैसे हमें बताता है कि 2 तरीके के साहित्य है, एक धर्म से रिलेटेड है, रिलीजियस है, और दूसरा है धर्मेतर। क्या है, धर्मेतर साहित्य है ना, नॉन रिलीजियस है। अर्थात अब देखें, जैसे इसमें हम लोग कहेंगे वेद वगैरह आते हैं, ठीक है, पुराण, वेद से लेकर के पुराण तक, ठीक है, पुराण तक, ये वेद से लेकर के पुराण तक जो है ये हमें बताते हैं। जैसे वेद है, ब्राह्मण है, अरण्यक है, उपनिषद है, स्मृति है, पुराण, ये जितने भी ग्रंथ हो गए ये आपके आते हैं धर्म में। लेकिन वही अगर हम लोग कहें किसी की जीवनी हो गई, कहानी हो गई, नाटक हो गया, उपन्यास हो गया, और कोई पुस्तक हो गई, कोई व्याकरण की ग्रंथ हो गए, ये जितने भी वर्ड्स आपके आते हैं ये सारे जो हैं वो आपके नॉन रिलीजियस में आते हैं, ये रिलीजियस बुक्स नहीं, ठीक है, क्योंकि हम उस टेक्स्ट को नॉर्मली पढ़ते हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग कहेंगे कि ये नॉन रिलीजियस बुक्स के अंतर्गत आएगा। तो ये हो जाता है आपका, मतलब हम इनसे जानते हैं इतिहास के
बारे में अच्छी तरीके से आप नोट करते जाइएगा, ध्यान रखिएगा। देन लास्ट इज है आपका विदेशी विवरण, है ना। तीसरा है विदेशी विवरण, फॉरेन अकाउंट्स, है ना, फॉरेन अकाउंट्स। देखिए इसमें 3 लोग हैं, यूनानी है, ठीक है, यूनानी है, फिर आपके हैं चीनी है, चाइनीज है, और फिर आपके अरबी या तुर्की हैं, ठीक है, ये तीनों हैं। जिसमें हम लोग यूनानी में देखते हैं मेगास्थनीज वगैरह जो भी आए भारत में, उन्होंने से इंडिका नामक पुस्तक लिखी, तो उससे क्या जानकारी मिलती है। चीन में आपके विनसोंग है, फाहियान है, वो लोग भारत में आए तो हमें क्या जानकारी मिलती है। और साथ ही साथ अरबी में हम लोग कहें तो आपके अलबरूनी, इब्न बतूता, मतलब बहुत सारे लोग आए तो जिनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। देखिए ये सोर्स है आपके जानने के इतिहास का। जैसे यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ था ना आपका, जो आपने पढ़ा कि हम कैसे जानेंगे, स्रोत क्या होगा हमारा, अतीत को जानने का क्या सोर्स होगा। तो हमने आपको सोर्स बताया कि ये शब्द जो लिखा गया है, ठीक है, ये आपको यहाँ पे पढ़ना है। देखिए ये कह रहा है कि ये पुस्तक हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। पांडुलिपि का मतलब होता है हाथ से लिखी गई पुस्तक, है ना, हाथ से लिखी गई पुस्तक को पांडुलिपि कहा जाता है, ठीक है। देखिए इसके लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट स्क्रिप्ट शब्द लैटिन मैन्यू से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है हाथ से लिखा हुआ। और ध्यान रखिएगा ये पेड़ों की छालों पर या जिस तरीके से प्राचीन काल में जो भी उपलब्धता थी, चाहे तांबे के पात्र पे लिखा गया हो तो ताम्रपत्र कह दिया गया, पेड़ की छालों पे लिखा हो गया तो पांडुलिपि कह दी गई। तो ये सारी चीजें यहाँ पे प्रयोग होती हैं। फिर मैंने बता दिया आपसे इतिहास को हम कैसे जानते हैं, उसके हमने सोर्सेज क्या क्या है वो आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई हमने कर दिया, ठीक है। चलिए अब अगला हम लोग देखते हैं फिर से कि अगले पेज पे क्या लिखा है। देखते हैं अगले पेज पे क्या है। जो उधर लिखा गया है उसकी शॉर्ट फॉर्म की कहानी जो है आपको इधर इंडिकेशन हम आपको दे रहे हैं और यहाँ पे लिखते जा रहे हैं। तो वो नोट्स आप यहाँ पे बना सकते हैं, ये चीज आपको बहुत ही ध्यान रखना है, ठीक है। जो इसमें जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो हम बाहर निकाल दे रहे हैं, यही आपका नोट्स होगा इस पेज का। देखिए इतने वर्षों में इसमें कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया, कुछ नष्ट हो गई हैं। पांडुलिपियां मंदिर विहारों से प्राप्त होती थी, ठीक है। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं, व्यवहार, राजा के जीवन, औषधि विज्ञान, इन सब के बारे में। देखिए जो ये पुस्तक थी, ये पुस्तकें जो मिली हमें, ठीक है, वो हमें एग्जैक्टली क्या जानकारी देती थी। इन पुस्तकों से हमें कहा जाए तो क्या जानकारी मिलती थी जो हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। तो अगर हम बात करें पुस्तक, तो पुस्तक किसी बारे में, देखिए उसके बारे में क्या क्या बताता है। समय काल, ठीक है, दूसरा स्थान, ठीक है, राजा का नाम, अगला उसका क्षेत्रफल, ठीक है, उसका प्रभाव, उसकी अर्थव्यवस्था, समाज, सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन, धार्मिक मान्यताएं, विदेशी व्यापार, ठीक है, संस्कृति और सभ्यता, ठीक है। ये देखिए पुस्तक जो होती है वो बड़ा सोर्स है किसी भी विषय के बारे में जानने का। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई पुस्तक है तो क्या बता रही है, यह किस समय काल की है, किस स्थान की है, राजा का नाम, उस समय सबसे प्रभावी व्यक्ति जो था हम उसे राजा कहते थे, तो उस समय राजा कौन था, दूसरा था क्षेत्रफल उनका कौन सा था, क्षेत्रफल के साथ उनका प्रभाव, उनका अर्थव्यवस्था, सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन, धार्मिक मान्यताएं, विदेशियों के साथ संबंध, उसके साथ साथ फिर आप देखेंगे यहाँ उनकी सभ्यता और संस्कृति के बारे में बताता। तो इतनी चीजें, और फिर हम जैसे वैज्ञानिक पद्धतियों में हम कहें चिकित्सा, औषधि, ये सब कुछ आ जाएगा आपका, ठीक है। चिकित्सा, औषधि ज्ञान, जैसे अथर्ववेद है तो ये हमें इसकी जानकारी यहाँ से प्राप्त होती है। तो आप बहुत कुछ जान सकते हैं यहाँ पे अच्छी तरीके से। क्लियर है आपको? बहुत ही अच्छी तरीके से। तो ये इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। खासतौर से अगर हम लोग कहें भाषा, जैसे हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट टर्म क्या जाता है, भाषा। अब अगर भाषा को आप ध्यान में रखें कि भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, कौन सा सबसे प्राचीनतम भाषा रहा, तो चलिए उसके बारे में बता देते हैं। सबसे पहली बात यह है कि देखिए सबसे प्राचीन भाषा रही संस्कृत। संस्कृत की बात आया है पाली,
ठीक है। पाली के बाद आया है प्राकृत, ठीक है। प्राकृत के बाद आया अपभ्रंश, ठीक है। फिर आया है अवहट्ट, ठीक है। फिर है पुरानी हिंदी, ठीक है। फिर है आपकी खड़ी बोली, खड़ी बोली, ओके। ये देखिए आपके है। तो हम भाषा का विकास, सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सी है? संस्कृत है, दूसरी पाली है, तीसरी प्राकृत है, चौथी अपभ्रंश है, फिर अवहट्ट है, फिर पुरानी हिंदी है और खड़ी बोली है। इस तरीके से भाषा का विकास यहाँ पे होता है। तो अब देखिए अभिलेख, फिर अगला क्या आ जाता है? अभिलेख, अभिलेखो। अब अगला टर्म जो आता है वो है अभिलेख। तो आप ध्यान रखिएगा, अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंस है हमारे इतिहास को अच्छी तरीके से जानने के लिए। चलिए एक छोटी सी चर्चा करते हैं कि व्हाट इज द इंस्क्रिप्शन, अभिलेख क्या है, ठीक है। देखें आप सभी और नोट करते जाइएगा, जिससे आप सभी को एक आइडिया लगता जाए कि अभिलेख क्या है, ठीक है। अभिलेख, एक शब्द आया ना अभिलेख, इंस्क्रिप्शन बोला जाता है इसको, है ना, इंस्क्रिप्शन, ठीक है, इंस्क्रिप्शन। देखिए अभिलेख क्या है? ऐसे अंकित स्रोत, लिखते जाइएगा, ऐसे अंकित स्रोत, ऐसे सोर्स जो पत्थरों पर लिखे गए हों। पत्थरों पर लिखे गए का मतलब हो गया, यहां पर अंडरलाइन कर लीजिएगा, अर्थात कागज पर नहीं, कागज पर नहीं, अर्थात इनका जो भी लिखा गया है, इंस्क्रिप्शन लिखा गया है, वो पत्थर पर लिखा गया है, न कि कागज पर। तो ये है अभिलेख। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अभिलेख सबसे पहली बार, है ना, पहली बार अभिलेखों का प्रचलन जो हुआ वो कहां हुआ? ध्यान रखिएगा, रोम में। कहां हुआ? रोम, मिस्र या मेसोपोटामिया की सभ्यताओं में ने पहली बार क्या हुआ? अभिलेख का प्रयोग किया, ओके। तो अभिलेख के बारे में भारत में अगर हम लोग देखें, भारत में इनका परिचय कैसे हुआ? देखिए अभिलेख का मतलब होता है एक ऐसे पत्थर होते हैं, इन्हीं पत्थरों पे कुछ लिखा गया है। जैसे आपके यहाँ है जूनागढ़, है ना, जूनागढ़ का अभिलेख क्या है? जूनागढ़, है ना, जूनागढ़ का अभिलेख है। तो हम उस पत्थर पे देखते हैं कुछ लिखा गया होता है, जिससे बहुत पुरानी बातों के बारे में जानकारी मिल जाती है। देखिए भारत में इनका जो परिचय क्या है, आइडेंटिफी मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ द इंडिया अगर कहें तो भारत में रोम से प्रभावित होकर के अशोक ने पहली बार अभिलेख की जानकारी दी या प्रयोग किया, ठीक है, या प्रयोग किया। फर्स्ट टाइम अगर कहा जाए अशोक ने किया, और अशोक ने लगभग 84,000 स्तूप और 14 अभिलेख और 7 स्तंभ लेख। देखिए ये है स्तूप, 84,000 अभिलेख ही है, स्तूप नहीं है, ध्यान रखिएगा। स्तूप तो 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। शिलालेख इसको बोलते हैं हम लोग। शिलालेख, अभिलेख और स्तंभ लेखों का प्रयोग किया। तो पहली बार भारत में ये अभिलेख प्रस्तुत किए गए। अब हम आपसे बात करते हैं कि भारत में जो पहला अभिलेख लिखा गया, भारत, हम लोग ऐसे कर लेते हैं ना, भारत में, ठीक है, इन इंडिया पहला अभिलेख अगर हम लोग कहें, ध्यान रखिएगा, तो भारत से पहले हम लोग ये देखें कि भारत से पहले मध्य एशिया, है ना, एशिया में, मध्य एशिया में, मिडिल ईस्ट में सबसे पहला अभिलेख कौन सा हो जाएगा? देखिए उस अभिलेख का नाम है बोगज कोई। क्या नाम है? बोगज कोई, या इसी को हम लोग बोलते हैं मित्तानी अभिलेख। मित्तानी अभिलेख बोलते हैं, राइट, क्या बोलते हैं? मित्तानी अभिलेख। मित्तानी अभिलेख के अंतर्गत अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो इस अभिलेख में वैदिक देवताओं का नाम मिला है। वैदिक देवताओं का नाम मिला है, और वैदिक देवता रहे कौन? 4, ठीक है। तो इंद्र, मित्र, वरुण और यम, है ना, और नासत्य है, ओके। कौन से हैं? नासत्य हैं।
यम नहीं, नासत्य, ठीक है। ओके, ये 4 देवता रहे हैं, ये 4 देवता हैं। क्लियरिटी से अब पकड़िए चलिएगा इसको। इन 4 देवताओं के बारे में हमें जानकारी मिलती है। और आप देखिएगा यूपीएससी में कई बार ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ये मध्य एशिया का पहला अभिलेख है, मध्य एशिया का पहला अभिलेख, ठीक है। इसमें हमें जानकारी मिलती है। अब हम लोग अगर देखिए भारत का पहला अभिलेख कौन हो जाएगा, तो वो है पिपरहवा अभिलेख। क्या है वो? पिपरहवा, पिपरहवा अभिलेख। ओके, देखिए ये कहाँ है? ये है यूपी के गोरखपुर, या कहा जाए एक अभी जिला बना है कुशीनगर में, कुशीनगर जिले में बना हुआ है जहां। तो इसे हमें जानकारी क्या मिलती है इस अभिलेख से? बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बारे में जानकारी मिलती है। किसके बारे में? बुद्ध के महापरिनिर्वाण। अब आप कहेंगे महापरिनिर्वाण क्या है? मोक्ष है। अब मोक्ष को इंग्लिश में कहा जाता है इंसोल्यूशंस, ठीक है ना, मुक्त हो जाना, संसार के से मुक्त हो जाना। तो अब देखिए ये जो अभिलेख है कितनी महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रहे हैं, कितना इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं। और आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए अगर हम कहें कि भारत में संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख है ना, संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख जो होगा वो किसका है? तो देखिए वो है जूनागढ़ का अभिलेख, जूनागढ़ का अभिलेख, ठीक है। और जूनागढ़ अभिलेख किसने बनवाया? तो एक है शक वंश, है ना, शक वंश। और शक वंश के शासक का नाम है रुद्र दामन प्रथम, ठीक है। रुद्र दामन प्रथम ने यहाँ पर ये अभिलेख की रचना करवाई। और इसी अभिलेख में, है ना, कहा गया है सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण, रिकंस्ट्रक्शन कराया गया, रिनोवेशंस कराया गया, ठीक है ना। और ये करवाया गया है एक जो गवर्नर है यहाँ का, सौराष्ट्र का गवर्नर, जिसका नाम था सुविशाख के द्वारा कराया गया। ये पूरा लिखा हुआ है। बात आती है अब सुदर्शन झील की, ये कौन सा है, ये इसका निर्माण किसने कराया? ध्यान रखिएगा, इसका निर्माण हुआ मौर्य वंश में। कब हुआ? मौर्य वंश में निर्माण कराया था किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और चंद्रगुप्त मौर्य ने किसके द्वारा करवाया था? तो ये यहाँ के गवर्नर सौराष्ट्र के गवर्नर, जिसका नाम था पुष्यगुप्त के माध्यम से करवाया था, ठीक है। तो आगे चल करके ये जो सुदर्शन झील थी इसका बड़ा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि सुदर्शन झील स्पेशली देखा जाए तो पेयजल, ड्रिंकिंग वाटर एंड इरिगेशन या सिंचाई के लिए बनाई गई एक व्यवस्था थी, ठीक है। सिंचाई से कृषि होती थी और जीवन यहाँ से प्राप्त होता था पेयजल के रूप में। तो ये जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था इतिहास के दृष्टिकोण से लेकर के। तो दोस्तों इसी तरीके से आप सभी को क्रक्स में जाना है। हेलो, हाँ, हेलो, हाँ, आपको आवाज क्लियर है? आप सभी को आवाज आ रही है ना? ध्यान रखिएगा, आवाज आ रही है आप सभी को? ठीक है, ओके। तो आप सभी को ये बहुत अच्छी तरीके से रीड करना है, आप सभी को अच्छी तरीके से इसको ध्यान में रखना है, ओके। चलिए फिर हम लोग देखते हैं अगला देखिए फिर हमारा क्या हो जाता है, मृदभांड वगैरह बहुत सारे हमारे मिलते हैं। देखते हैं हम लोग क्या है, ये मृदभांड मिलते हैं। देखिए चित्र देखिए आप लोग, देखिए अभिलेख में सिर्फ ऐसे ही अभिलेख नहीं है जो पत्थरों पे ही लिखे जाते हैं। इंपॉर्टेंट ये भी है कि ऐसे बहुत सारे अभिलेख, बहुत सारी चीजें हमें प्राप्त होती हैं, ठीक है, जिनका उपयोग हम लोग देखते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट वे में किया जाता है। और वो इंपॉर्टेंस क्या है? वो इंपॉर्टेंस ये है कि जैसे बहुत सारे पात्र मिलते हैं, बर्तन मिलते हैं। देखिए ये बर्तन है, ये हमें बता रहा है कि कितने पुराने समय पीरियड में था। और ये वस्तुएं जो हमें प्राप्त हुई हैं ये भी बताता है कि हमें किस तरीके से उन प्राचीन काल की स्थितियों को
जानने में ज्यादा मदद मिल जाती है। जैसे अगर हम लोग बात करें, देखिए सिक्के, अब सबसे बड़ी बात होती है सिक्कों के छानबीन से ये पता चलता है कि इतिहास कितना पुराना है, ठीक है। तो अब हम देखिए सिक्के को, जो सिक्के का एक डिपार्टमेंट है, देखिए आप सभी को ध्यान में रखना, ये वाला जो पोर्शन मैं दे रहा हूँ आप सभी को एनसीईआरटी अपने सामने खोल के रखना है मित्रों। अगर आप एनसीईआरटी नहीं खोलोगे तो आपको ये चीजें स्क्रीन पे बहुत क्लियर नहीं दिखाई देती हैं। और जो हम एक साइड आपको लिख रहे हैं, ठीक है ना, वो है आपका नोट्स, ठीक है। तो वो हम आपको दूसरे साइड में क्या दे रहे हैं, नोट्स दे रहे हैं। तो आप उसी एनसीईआरटी से कैसे नोट्स बना लेंगे, सिक्का जैसे यहाँ पे मिला आपको, है ना, एक वर्ड मिला सिक्का, मैं पूरा विस्तार कर दूंगा सिक्के का, ठीक है। कि सिक्के को जो कहा जाता है, इसको इंग्लिश में कहा जाता है क्वाइन, ठीक है ना, क्वाइन। और इसकी जो कंपनी जहां पे इसको बनाया जाता है उसको कहा जाता है मिंट, मिंट। और इसको हिंदी में कहा जाता है टकसाल, टकसाल, ओके। अर्थात सिक्के के बारे में हम लोग अच्छी तरीके से जानकारी लेंगे, आज हम लोग यहीं तक करेंगे। देखते हैं ये सिक्का भारत में पहली बार कैसे आया। सिक्का होता है अ टर्म ऑफ इकोनॉमी, राइट है ना, एक क्या है, अ टर्म ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था का एक टर्म है जो लिक्विडिटी का बेस होता है। किसका बेस होता है, लिक्विडिटी, विनिमय का बेस होता है, ठीक है। विनिमय, किसी चीज को हम कैसे लिक्विडिटी के फॉर्म में या तरलता के फॉर्म में यूज करते हैं, लिक्विडिटी के फॉर्मेशन में लेते हैं। अर्थात ये विनिमय को हम कहते हैं लेन देन, है ना, लेन देन में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आप कोई वस्तु लेना चाहते हैं और कोई वस्तु जब लेंगे तभी आप प्राप्त कर पाएंगे जब कोई वस्तु देंगे, तो लेन देन या आयात निर्यात में हम इसका प्रयोग करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि सबसे पहली बार सिक्का कहाँ पे आया, ध्यान रखिएगा। तो इतिहास के क्रम में देखें तो जो पहला चरण इतिहास का आता है वो है स्टोन एज, ठीक है। देखो दोस्तों, स्टोन एज में आपको जब चैप्टर आगे से पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा ये 3 भागों में बांटा है, एक है अर्ली, दूसरा है मिड और तीसरा है न्यू, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम देखेंगे कि मनुष्य ही बन रहा था, तो व्यवस्थाओं में अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा योगदान नहीं था। मनुष्य अपने जीविकोपार्जन के लिए, जीने के लिए वस्तुएं ढूंढ रहा था, न कि कुछ कमाने के लिए, न महत्वाकांक्षा के लिए। तो मैं कहूंगा यहाँ पे इकोनॉमी में क्वाइंस नहीं था। दूसरा आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, अगला चैप्टर हो जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन एक अर्बन थी, एक अर्बन सिविलाइजेशन आ जाती है ना, अर्बन सिविलाइजेशन है। अर्बन का मतलब होता है नगरी, क्या होता है, नगरी सभ्यता। तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे बड़ी बात है नगर हो गया। अब आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट चल रहा होगा कि सर जैसा आज नगर है वैसा ही नगर, जी बिल्कुल, इससे भी बेटर। इंडस वैली सिविलाइजेशन आज के 2500 साल पहले अगर देखा जाए तो एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था थी जिसके अंतर्गत अगर हम लोग देखें तो बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड, बहुत ही सुसंगठित नगर की स्थापना की गई थी, जहां पे हम आपको चित्रों के माध्यम से आगे इस चैप्टर में पूरा समझाएंगे। लेकिन ध्यान रखेंगे यहाँ भी अगर हम क्वाइन को देखें तो क्वाइन की जगह पे एक शब्द इस्तेमाल होता था जिसे हम लोग कहते थे मोहर, है ना, मोहर, ओके। मोहर क्या होता था, एक तरीके से लाइसेंसिंग क्वाइन होता था, अ पार्ट ऑफ द मेटल होता था, अ पार्ट ऑफ मेटल्स होता था, ठीक है, जिसको किसी भी तरीके से किसी भाग में बनाया गया। लेकिन कहा जाए सबसे ज्यादा जो स्क्वायर शेप में मेटल यहाँ पे बनाया गया था उसको हम लोग क्वाइंस के रूप में इस्तेमाल करते थे, बट इट इज नॉट अ एक्चुअली कॉइन एट प्रेजेंट सीन जिसे हम लोग करते हैं, ठीक है। तो सिक्का यहाँ भी नहीं था। अगला आ जाता है वैदिक काल, ठीक है। देखिए यहाँ आपको पकड़ना होगा, वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है, एक अर्ली है, दूसरा है आपका लेटर वैदिक एज, ठीक है। देखिए अर्ली वैदिक एज जो थी वो रूलर थी, है ना, रूलर थी। रूलर का मतलब होता है ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था हम देखेंगे कि बार्टर सिस्टम इंपॉर्टेंट था। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखें या हम लोग देखें पाषाण काल में, तो बार्टर सिस्टम मतलब वस्तु विनिमय प्रणाली यहाँ पे इंपॉर्टेंट थी। गांव में आज भी हमारी परंपराएं हैं कि हम लोग के यहाँ कुछ खत्म होता है, आलू हमारे यहाँ खत्म हुआ, किसी के यहाँ प्याज है तो हम उसके यहाँ से अपना आलू दे देते हैं, अपना प्याज ले लेते हैं, दाल दे देते हैं, आटा ले लेते हैं। तो ये प्रक्रिया आज भी हमारे गाँव में है, चाहे हम कितने भी विकसित क्यों न हो गए हों, लेकिन गाँव जो है वो आज भी अपनी व्यवस्थाओं में इसको, है ना, लेके चल रहा है और बहुत अच्छा भी होता है, इससे बहुत बेटर। कोरोना टाइम पीरियड में आपने देखा होगा कि विनिमय, वस्तु विनिमय प्रणाली किस तरीके से फिर से हमारे जीवन को जीने का बड़ा आधार बन जाती है। अगला जो है लेटर वैदिक एज, दोस्तों यहाँ ध्यान रखिएगा, लेटर वैदिक एज में आयरन की खोज हो गई। इसे कहा जाता है थर्ड रेवोल्यूशन। अब आप कहेंगे सर थर्ड रेवोल्यूशन आप डायरेक्ट बता रहे हैं, तो फर्स्ट रेवोल्यूशन क्या था? तो फर्स्ट रेवोल्यूशन हम लोग कहेंगे फायर, है ना, फायर इज अ फर्स्ट रेवोल्यूशन एंड व्हील इज अ सेकेंड रेवोल्यूशन, ठीक है। पहली क्रांति इतिहास की कही जाती है आग की खोज, दूसरी क्रांति कही जाती है पहिए की खोज,
और तीसरी क्रांति कही जाती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, लोहे की खोज। देखिए लोहे की खोज ने द्वितीय नगर अर्थव्यवस्था को जन्म दिया, सेकेंड अर्बनाइजेशन प्रोडक्ट बाय द थर्ड रेवोल्यूशन। ठीक है, यहां से क्या हमें देखने को मिलता है, जब लोहा की उत्पत्ति हुई, आज आप देखिए अपने घरों से लेकर के, अपने व्यापार से लेकर के, अपने व्यवसाय से लेकर, अपने संसाधन से लेकर के, इन एवरी टूल्स अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं आप लोहे का इस्तेमाल कर रहे होंगे। बेसिकली आप अगर लोहे को हटा दीजिए तो कहा जाता है कि आपकी नींव जो है धड़धड़ा के गिर जाएगी, धराशाही हो जाएगी या नष्ट हो जाएगी। तो लोहा एक बेसिक टूल्स हो गया है इन ह्यूमन लाइफ, राइट है ना। जब लोहा बना तो अब देखिए लोहे से सबसे पहली बात अगर क्या बनेगा, हल बना, एक हल बना, एक फ्लो बना, जिससे खेतों की अच्छी जुताई होने लगी और सरप्लस इकोनॉमी आ गई। जब सरप्लस इकोनॉमी हो जाती है, अधिशेष हो जाता है, तो हम अपनी वस्तुओं को बाजार में ले जाते हैं बेचने के लिए। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात यह आ गई कि ऐसा नहीं था, लोहा कुछ लोगों के पास नहीं था, धीरे धीरे सभी के पास हो गया। अब आपके दिमाग में आएगा कि लोहा पहली बार कहाँ मिला, तो लोहा उत्तर प्रदेश में अंतरंजी खेड़ा नामक एक स्थान है। कौन सा स्थान है, नोट्स बनाते रहिएगा, ध्यान रखिएगा, नोट्स आप बनाते रहिएगा। वैसे मैं साइड में नोट्स तो लिख ही दे रहा हूं, देखिए इधर एनसीईआरटी है, एक वर्ड आया है और हमने उधर पूरे पेज को एक्सप्लेन कर दिया है, राइट है ना। तो अंतरंजी खेड़ा इज द फर्स्ट प्लेस डिस्कवर ऑफ आयरन, है ना, इन यूपी। ठीक है, यूपी में, जहां से आप नाम सुने होंगे, एक राजनीतिक व्यक्ति हैं जिनका नाम है मुलायम सिंह यादव जी, जिनका निधन हो चुका है। ठीक है, और उन्हें जो है, उन्हीं के ये जहाँ पे उनका जन्म हुआ था उसी के आसपास का एक एरिया है ना, जिसे इटावा आज कहा जाता है, बहुत फेमस है। और इसी इटावा से आपके A.O. ह्यूम जो कांग्रेस के पिता कहे जाते हैं, ये भी वहाँ के जिलाधिकारी रह चुके थे। तो आप कैसे भी याद कर सकते हैं इन चीज़ों को। तो यहाँ पे यह मिला हुआ था। ठीक है, देखिए यहीं जब हुआ कि लोहे का प्रयोग होने लगा तो अर्थव्यवस्था में क्रांति आ गई, बहुत बड़ा प्रोडक्शन होने लगा, हर जगह प्रोडक्शन होने लगा। तो फिर लोगों ने कहा कि गेहूं के बदले गेहूं लेना या वस्तु के बदले वस्तु लेने से अच्छा है कि हमें आप कोई ऐसी वस्तु दीजिए जिसे दे करके हम किसी दूसरी जगह पे जा करके भी, मतलब अपनी टेरिटरी को छोड़ करके भी दूसरी टेरिटरी में जाके हम वस्तुओं को खरीद सकें। जैसे आज हम आप लेके क्या चलते हैं, एक मुद्रा लेके चलते हैं, एक नोट लेके चलते हैं। जैसे हमने आपको ये नोट दिखाया, ठीक है, हम ये नोट दे देते हैं और इसी नोट को लेकर के हम किसी जो भी हमें वस्तु चाहिए होती है, हम सामने वाले से बना बनाया वस्तु ले लेते हैं। अब हम अगर अपने पीठ पे गेहूं लेके चले और कहें कि हमें मिठाई खरीदनी है, तो आप कितनी गेहूं लेके जाओगे, कितनी मिठाई खरीदोगे, संभव की बात नहीं होगी। इसके लिए एक कागज का जो नोट्स बनाया गया, इसका पहला फंक्शन अपने पूरी दुनिया में इतिहास के दृष्टिकोण से ये लेटर वैदिक टाइम पीरियड में स्टार्ट हुआ, राइट है ना। तो सिक्के का जन्म कहाँ हुआ, उत्तर वैदिक काल में हुआ। मैंने आपको यहीं पे ये बात समझाई। तो चलिए अगले क्लास में, अगले सेशन में हम लोग इसके आगे की कहानी पढ़ेंगे। लेकिन इतनी कहानी में आपको ये बात पता चल गई होगी कि क्या है इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी का। दोस्तों जैसा कि मैंने पहले आपके स्लाइड में ये बात मैंने आपको स्पष्ट कर दी थी कि एनसीईआरटी बिल्कुल वही रोल अदा करता है जैसे क से कबूतर जाने वाला बच्चा जो है वो क से कमल लिख लेता है, ए से एप्पल जाने वाला बच्चा APPLE की स्पेलिंग सीख जाता है, शुद्ध लिखना, शुद्ध बोलना, शुद्ध समझना सीख जाता है। वैसे ही रूल है एनसीईआरटी का कि अगर आप यूपीएससी को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो कैसे जानेंगे, कैसे लिखेंगे और कैसे समझेंगे, शुद्ध नॉलेज को कैसे एक्सेप्ट करेंगे, ये बातें यहाँ पे लिखी गई हैं। हमने एक एक बातों का विस्तार किया। यूं ही हमारी वीडियोस आप सभी को मिलती रहेंगी और आप सभी एनसीईआरटी पे फोकस करके अपनी डेप्थ को बढ़ाते रहिए, जिससे यूपीएससी में आप सभी की रैंक लाने में हम आपकी मदद कर सकें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर आपसे आप ही के इंस्टीट्यूट में, रमानी इंस्टीट्यूट राजकोट में। थैंक यू वेरी मच।